हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप? होप आप अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और स्टडी भी कर रहे होंगे। तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, हम अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है ब्रीथिंग मैकेनिज्म का। देखो, ब्रीथिंग मैकेनिज्म को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि आपने अभी तक पढ़ा एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, है ना। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है, इसमें आपने पढ़ा था कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस जो वो होती है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही एरोबिक रेस्पिरेशन जो वो होती है ना। और अब एरोबिक रेस्पिरेशन जो है दैट मोस्टली डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ऊपर ही ये एरोबिक रेस्पिरेशन जो वो डिपेंड करती है। तो देयर शुड बी सफिशेंट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो सफिशेंट होनी चाहिए ताकि वो क्या हो सके, प्रत्येक सेल तक जो वो पहुंच सके। The supply of oxygen should be sufficient that it reach to the each and every cells, है ना। प्रत्येक सेल तक जो ये पहुंच सके ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जो है वो सफिशिएंट जो वो होनी चाहिए ताकि प्रत्येक सेल को पहुंच सके और प्रत्येक सेल जो वो लिविंग रह सके। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एक चीज मैं आपको बताऊंगा। प्लांट के केस में एट नाइट क्या होता है, ड्यूरिंग नाइट के टाइम जो है वो क्या होता है, आपको पता है कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है दैट टेक्स प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। फोटो मीन्स लाइट, तो लाइट की उपस्थिति में ही ये प्रोसेस जो वो होती है। दैट मीन्स नाइट में जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूज नहीं की जाती है। तो ड्यूरिंग नाइट कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन इज द मेन प्रोसेस। कार्बन डाइऑक्साइड जो वो बाहर से रिलीज जो वो प्लांट से होती है, तो ये मेन प्रोसेस जो वो नाइट में होती है। और अगर हम ड्यूरिंग डे देखते हैं तो आपको पता है फोटोसिंथेसिस जो वो होती है ना। फोटोसिंथेसिस होती है क्योंकि फोटो मीन्स लाइट, लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस जो वो होती है। एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड, है ना। दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड with water and in the presence of sunlight and chlorophyll there is formation of फूड, है ना। एंड मेन प्रोसेस क्या होती है, दैट इज ऑक्सीजन की फॉर्मेशन एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो दिन में जो है वो ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होना जो वो मेन फैक्टर जो वो बना रहता है ना। और उसके बाद थोड़ा सा अगर हम देखें, जो आपके एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, सॉरी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ऐसे एनिमल्स जो कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं, तो वो डिजॉल्व्ड जो ऑक्सीजन होती है इसमें वाटर के अंदर, उसका वो यूज करते हैं। और द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट प्रेजेंट इन द वाटर इज लेस एज कंपेरिजन टू ऑक्सीजन दैट प्रेजेंट इन एयर। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कम होने की वजह से वाटर में जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनका रेस्पिरेशन रेट जो होता है, वो सांस लेने के जो रेट होता है दैट इज मोर, तो वो ज़्यादा टाइम जो है वो सांस लेते हैं और वाटर को कहाँ ले जाते हैं, माउथ में ले जाते हैं, और माउथ से फिर वो गिल्स में जो वो चला जाता है वाटर, और वहीं से गिल्स जो होते हैं वो उस वाटर से ऑक्सीजन को जो वो खींच लेते हैं। ठीक है। तो ये प्रोसेस जो होती है वो एक्वेटिक एनिमल्स में होती है। बट अगर हम ह्यूमन की बात करें, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो यहाँ पे प्रोसेस जो वो बिल्कुल डिफरेंट जो वो होती है, क्योंकि हम जो है वो एयर में जो वो सांस लेते हैं ना। तो यहाँ पे जो मैकेनिज्म है ह्यूमन के केस में वो थोड़ा सा अलग है। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो वो ब्रीथिंग जो वो ह्यूमन में होती है ना। तो यहाँ पे देखो, हमारी जो ब्रीथिंग स्टार्ट होती है दैट स्टार्ट फ्रॉम आवर नॉस्ट्रल्स, यानी कि नोज में जो नॉस्ट्रल्स होते हैं, तो नथुने होते हैं, वहाँ से जो है वो प्रोसेस स्टार्ट होती है। और नॉस्ट्रल्स में आपको पता है कि दो बातें बड़ी अच्छी होती हैं हमारे नॉस्ट्रल्स में, कि प्रेजेंस ऑफ एयर एंड दैट सेकेंड वन इज द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। तो हेयर जो होते हैं हमारे नॉस्ट्रल्स में, जो नाक में जो बाल होते हैं, वो डस्ट पार्टिकल्स को, धूल मिट्टी के कण को जो वो रोक लेते हैं, जो एयर्स के अंदर जो वो होते हैं। और सेकंड, जो म्यूकस होता है हमारे नॉस्ट्रल्स में, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जर्म्स को जो है वो पकड़ लेता है हमारे नाक के अंदर, तो उसको वो
अंदर जो वो नहीं जाने देता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मैकेनिज्म है हमारे नॉस्ट्रल्स का वो होता है। और दूसरी ये बात होती है, जो हमारे नॉस्ट्रल्स होते हैं वो एयर कंडीशनर का काम भी करते हैं ना, कंडीशनिंग भी देते हैं एयर को, कि अगर आप बहुत हॉट एयर ले रहे हैं तो उसको वो कूल कर देते हैं, और अगर आप बहुत कूल एयर ले जा रहे हैं तो उसको वो हॉट कर देते हैं, कि मॉडरेट टेम्परेचर तक जो वो पहुंचा देते हैं। क्योंकि बहुत कूल एयर भी हमारे लिए डेंजर है और बहुत हॉट एयर भी हमारे लिए डेंजर है। तो एयर कंडीशन का काम जो हमारे नॉस्ट्रल जो वो करते हैं। उसके बाद ये जो एयर होती है जो हम ले जाते हैं अंदर, ये पहुंच जाती है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में पहुंच जाती है हमारे यहाँ पे गले में जो वो पहुंच जाती है। और ये जहाँ जब एंटर करती है हमारी विंड पाइप के अंदर, तो यहाँ पे जो है इसको हम बोलते हैं इस पार्ट को ट्रैकिया। ट्रैकिया इस पार्ट को हम बोलते हैं। और ट्रैकिया के अंदर क्या होते हैं, ये इस तरह से रिंग्स जो वो बने होते हैं कार्टिलेज के। ठीक है, इस तरह से ये रिंग होते हैं हमारे थ्रॉट में, जिसको हम बोलते हैं कार्टिलेज रिंग्स। और ये कार्टिलेज के रिंग्स इसलिए होते हैं यहाँ पे ताकि ये कोलैप्स ना हो जाए। जब हम सांस लें तो ट्रैकिया हमारा कोलैप्स ना हो जाए, इकट्ठा ना हो जाए और अंदर सांस ना जाए। तो इसको ओपन रखने के लिए यहाँ पे ये कार्टिलेज के रिंग्स जो वो होते हैं, बोन्स के नहीं होते, कार्टिलेज के होते हैं ये ना। तो उसके बाद ये जो ट्रैकिया होता है ये फिर यहाँ पे दो ट्यूब में डिवाइड हो जाता है। एक चला जाता है हमारे लेफ्ट लंग को और एक चला जाता है हमारे राइट लंग को, जो वो चला जाता है ना। और इसको हम बोलते हैं ब्रोंकियाई। ब्रोंकियाई जो इसको हम बोलते हैं, ये एक इस साइड को चला गया, दूसरा दूसरे लंग्स को जो वो चला जाता है, राइट एंड लेफ्ट को। उसके बाद ये जो ब्रोंकियाई होते हैं ये फर्दर जो है वो डिवाइड होते हैं इस तरह से आगे जाकर, इस तरह से, इस तरह से, और ये बनाते हैं ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स इनको बोलते हैं हम ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, और फिर ये ब्रोंक्यूल्स की जो एंडिंग होती है इस तरह से, इस तरह से ये एयर सैक जो वो यहाँ पे बनाते हैं, और इनको बोलते हैं हम एल्यूबल सैक, यानी कि एयर सैक भी इनको हम बोल देते हैं। ब्रोंक्यूल्स के बाद जो वो एल्यूलर सैक जो वो होते हैं, और इनको एयर सैक भी हम बोलते हैं। तो इस तरह से एयर फिर हमारे ब्रोंकियाई से ब्रोंक्यूल्स में, फिर एल्यूलर सैक में जो वो पहुंच जाते हैं। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स और एल्यूलर सैक और एयर सैक भी हम इसको बोल देते हैं। अब ये जो आपके एल्यूलर सैक होते हैं, एल्यूलर सैक जो होते हैं, एल्यूलाई बोलते हैं इनको, और एल्यूलर सैक जो होते हैं, एयर सैक जो होते हैं, इसमें जो है हवा आती है, और ये बेसिकली क्या करते हैं, सरफेस एरिया को जो है वो इंक्रीज कर देते हैं। और यहाँ पे सेकंड क्या होता है कि ब्लड सप्लाई जो है वो ज़्यादा होती है, यहाँ पे जो है वो ब्लड सप्लाई जो है वो ज़्यादा हो जाती है। अब यहाँ पे देखें थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा सा इसको हम समझने की कोशिश करें, किस तरह से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर जाती है, और किस तरह से ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इस एल्यूलर में सैक में जो वो जाती है। मैंने बताया यहाँ पे रिच सप्लाई ऑफ ब्लड होती है ना। ये मान लो कि हमारी ब्लड वेसल्स है ना। अब यहाँ पे क्या होता है कि मानो कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो अंदर आ रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो अंदर है, इसके अंदर। अब यहाँ से सिंपल प्रोसेस होती है, दैट इज डिफ्यूजन, है ना। डिफ्यूजन जो है दैट इज द मूवमेंट ऑफ आयंस या मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे हम एयर का एग्जांपल लेंगे, मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। थोड़ा सा आप इसको देखें ध्यान से कि यहाँ से जो ऑक्सीजन होती है यहाँ पे जाएगी, अब ये जाएगी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो यहाँ पे एल्यूलर सैक में की एयर सैक में ऑक्सीजन की जो मात्रा होगी क्या होगी, मोर ज्यादा होगी, और जो ये ब्लड वेसल्स है हमारी, इसके अंदर जो है वो ऑक्सीजन की क्वांटिटी क्या होगी, लेस होगी। ठीक है,
तो मोर से लेस की तरफ जो है वो सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा जो वो ऑक्सीजन यहाँ पे चली जाती है। फिर ऑक्सीजन जो है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाती है, डिफरेंट सेल्स में जाती है, वहाँ पे ब्रेक डाउन करती है ग्लूकोज का, और फिर वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है ना। फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वापस आ जाती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर इन एल्वियुलर सैक में जाती है। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच गई तो कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी या उसकी कंसंट्रेशन जो वो क्या होगी, मोर होगी, ज्यादा होगी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो होगी वो लेस होगी, किसमें, एल्वियुलर सैक में। तो इजिली कार्बन डाइऑक्साइड जो वो यहाँ को जो वो चली जाती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज जो है वो इन एल्वियुलर सैक के ऊपर जो वो होता है, सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा जो वो होता है। ठीक है, बट ये डिपेंड करता है कि अगर डिफ्यूजन सफिशिएंट नहीं है इन जो बड़े एनिमल्स हैं, लार्ज जो एनिमल्स हैं, उनके केस में अगर डिफ्यूजन जो है वो सफिशिएंट नहीं हो पाता है, तो उस केस में क्या होता है कि स्पेशल पिगमेंट जो होती हैं, स्पेशल पिगमेंट्स जो होती हैं, दे हेल्प इन दिस ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में अब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो वो जाएगी। तो अब वो अगर मैंने बात की कि लार्ज एनिमल्स हैं, तो वहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन जो वो काम नहीं करेगा। तो उस केस में क्या होगा, स्पेशल पिगमेंट्स होंगी, जैसे ह्यूमन के केस में वो पिगमेंट होती है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो वो पिगमेंट होती है दैट प्रेजेंट इन आरबीसी। हमारे आरबीसी में जो होती है रेड ब्लड सेल्स में जो हीमोग्लोबिन जो पिगमेंट होती है, और मोस्ट ऑफ ऑक्सीजन जो होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करती है, और वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। और ये हीमोग्लोबिन ही क्या करती है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर जो है वो ऑक्सीजन को ले जाती है ना। अब देखेंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी है विद वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी विद वाटर इज मोर एज कंपेरिजन टू ऑक्सीजन। तो मोस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो ट्रांसपोर्ट होती है हमारे ब्लड में, वो किस फॉर्म में होती है, इन डिसॉल्व्ड फॉर्म में ही होती है, डिसॉल्व्ड फॉर्म में ही वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड की जितनी भी यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन जो वो होती है। ठीक है, और ऑक्सीजन की मैंने बता दिया कि उसके लिए जो आरबीसी में हमारा हीमोग्लोबिन होता है उसके द्वारा जो वो होती है। हालांकि कुछ क्वांटिटी जो है वो अदर फॉर्म में भी ये जो है वो इसका एक्सचेंज जो वो होता है ना, जैसे कार्बोनिक एसिड के रूप में भी इसका एक्सचेंज जो वो होता है। अब देखिए यहाँ पे जो लास्ट हमारा बचता है वो देखेंगे कि किस तरह से ये जो ब्रीथिंग मैकेनिज्म है, किस तरह से हम हमारे बॉडी के अंदर जो है वो सांस जाती है, लंग्स के अंदर जो वो सांस जाती है ना। तो देखो क्या होता है, जब हम एयर को इन करते हैं, अंदर हमारे अंदर जो वो एयर जाती है, तो उस टाइम क्या होता है कि हमारी जो रिब्स होती हैं, ये जो रिब्स होती है हमारी, ये लिफ्ट कर जाती हैं, ऊपर को जो वो लिफ्ट करेंगी, है ना। रिब्स जो है वो लिफ्ट कर जाती हैं, ऊपर हो जाती हैं, और उस दौरान क्या हो जाता है, जो हमारा डायफ्राम होता है, जो डायफ्राम है, जो एक झिल्ली होती है यहाँ पे, जो हमारी बॉडी को दो पार्ट में जो डिवाइड करती है ना, एब्डोमिनल और थोरेसिस कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी जो होती है। तो यहाँ पे एक डायफ्राम जो वो होता है, तो डायफ्राम जो है वो फ्लैटेंड हो जाता है, चपटा हो जाता है, जिसके कारण लिफ्ट रिब्स जो है वो बाहर आ जाती हैं, और अंदर का स्पेस जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अंदर का जो स्पेस होता है हमारा वो इंक्रीज हो जाता है, और हमारे जो लंग्स होते हैं वो लार्ज हो जाते हैं, फूल जाते हैं, वो बड़े हो जाते हैं, जिसके कारण जो है वो एयर अंदर जो वो चली जाती है। ठीक है, तो ये ड्यूरिंग क्या होगा, जब हम सांस जो है वो अंदर ले जाते हैं। अब जब हम एयर को आउट करेंगे, बाहर छोड़ेंगे, एक्सपायरेशन के दौरान क्या होगा, जब सांस को बाहर छोड़ेंगे तो वैसे रिब्स जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, डाउन हो जाएंगी, नीचे हो जाएंगे ना। जैसे इस तरह से सांस ले रहे हैं ना, तो हमारे रिब्स जो बाहर आ रही हैं,
जैसे हम सांस छोड़ रहे हैं तो रिब्स जो है वो नीचे जा रही है ना, तो रिब्स जो होती है वो डाउन हो जाती है हमारी। और ये जो हमारा डायफ्राम होता है ये जो है वो वैसा जैसे होता है वैसे हो जाता है, जैसे इस तरह से होता है ना, ये इस तरह से होता है ये। तो इस टाइम पे ये जब लिफ्ट रिब्स अप्स होती है तो ये फ्लैटेड हो जाता है। तो जब एयर आउट होती है तो उस टाइम रिब्स डाउन हो जाएंगी और ये डायफ्राम जो है वो दोबारा उसी पोजीशन में जो है वो आ जाता है। जिसके कारण क्या हो जाता है कि अंदर का जो स्पेस होता है, लंग्स का जो स्पेस होता है वो क्या हो जाता है, लेस हो जाता है, कम हो जाता है। क्योंकि ये जो डायफ्राम होता है ये भी ऊपर को आ जाता है, जिसके कारण ये क्या करता है, लंग्स के ऊपर भी प्रेशर डालता है ना। और जो लंग्स होते हैं वो भी श्रिंक हो जाते हैं, और उनके श्रिंक होने से, सिकुड़ने से जो एयर होती है वो बाहर का जो वो आ जाती है ना। तो ये सिंपल सा मैकेनिज्म जो होता है, ब्रीथिंग का मैकेनिज्म जो होता है, जिसमें हम एयर को इन और आउट जो वो करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका ब्रीथिंग मैकेनिज्म, और किस तरह से जो ऑक्सीजन का फ्लो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फ्लो होता है इन द ब्लड, फ्रॉम द ब्लड टू द लंग्स, फ्रॉम द लंग्स टू द ब्लड, ठीक है। तो होप है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू।